फ्रेंड्स, आज हम नेशनल इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे। कैसे हैं इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और हमें यह पता लगाना होता है कि इनकम क्या हो रही है हमारी और एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ऐड करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या होता है? कंपनसेशन का मतलब होता है जो एम्प्लॉयज़ को उनके काम के बदले में दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, ये दोनों हमारे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी के थ्रू भी दिया जाता है। इसमें जब हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? तो जितने भी इनकम हमारे प्रॉपर्टी से और एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से आते हैं उसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड ऑन करते हैं। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैसे आएगा? तो दो तरीके से आता है, एक हमारा रेंट रॉयल्टी और तीसरा आता है हमारा इंटरेस्ट से। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी कि जो भी प्रॉपर्टी हमारी है वहाँ से रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट के फॉर्म में आता है। वहीं पे अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमिता, यानी कि हमने मेहनत की है उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो इनकम हो जाएगा वो आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा, प्रॉफिट गोइंग टू शेयर होल्डर्स। डिविडेंड क्या होता है? जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है। एंड सेकेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, ऐसा टैक्स जो सरकार को दिया जा रहा है। एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर, इसके अलावा जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग और सेविंग्स है वो सब भी एंटरप्रेन्योरशिप का इनकम कहा जाएगा। अब हम क्या कर रहे थे? पहले इनकम मेथड में हमने क्वेश्चन से लिख लिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, देन उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस जितने भी हैं यानी जितनी भी इनकम हमें डिविडेंड, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से मिल रहा है वो सभी को ऐड करेंगे। देन उसके बाद मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेम सेल्फ एम्प्लॉय को ऐड करेंगे। तो ये हमारा तीनों को ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। हमने प्रीवियस में कर रखा है कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हमें नेशनल इनकम ले जाने के लिए सिर्फ डी की जगह एन लगाना होगा। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? नेट फैक्ट डी से, डी यानी डोमेस्टिक और एन यानी कि नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें क्या करना होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना होता है। सो जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे एनएफआईए को, हम पा जाएंगे नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये मेथड हमारा इनकम मेथड कहा जाता है। बात करें अगर हम इसको कैलकुलेट करने की, तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले फैक्टर इनकम को हम क्वालिफाई करेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे। तो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, उसमें हम ऐड करेंगे रेंट एंड रॉयल्टी, देन इंटरेस्ट, देन प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें मिलेगा और उसमें फिर हम एनएफआईए यानी कि जो इनकम हमारा अब्रॉड से आ रहा है उसको ऐड करेंगे तो हमारा नेशनल इनकम फाइंड आउट हो जाएगा। ये वन ऑफ द ईजिएस्ट वे है टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस भी हमें फॉलो करने होंगे वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। क्या है वो प्रिकॉशन? तो सबसे पहला प्रिकॉशन है ट्रांसफ़र इनकम। फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसे इनकम्स हैं जिनको हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट टू बी इंक्लूडेड। क्या क्या है जो नहीं इंक्लूड करेंगे? स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस यानी कि बेरोजगारी भत्ता, डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, ऐसे सभी इनकम जो कि कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एंड डबल काउंटिंग, क्योंकि क्या होता है कि हम उसको डबल काउंटिंग वाले जितने भी हैं उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? क्या क्या नहीं इंक्लूड करेंगे? स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंसेस एंड ऐसे इनकम जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम नहीं आ रहे, साथ ही साथ डबल काउंटिंग से भी हमें बचना है। नेक्स्ट प्रिकॉशन फॉलो करेंगे इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स।
ऐसे इनकम जो फाइनेंशियल एसेट्स को सेल करने के बाद हमें मिल रहे हैं उसको भी हम इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसके अलावा अगर हमारा सिर्फ मतलब इसमें क्या होता है ना, ओनरशिप चेंज होगा तब भी उसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये का शेयर है और मैंने उसको अपने भाई को दे दिया, तो वहाँ पर क्या होगा कि उसका अमाउंट तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, एक बार दोबारा काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ अपना शेयर ट्रांसफ़र किया है मेरे नाम से अपने भाई के नाम पे। क्लियर है? इसके अलावा प्रॉफिट फ्रॉम सेल आर कैपिटल गेन नॉट फैक्टर इनकम। अगर हमने कैपिटल मतलब हमने कोई चीज़ सेल किया है अपना फाइनेंशियल एसेट्स को, तो वो हमारा कैपिटल गेन में आता है, ना कि फैक्टर इनकम में आता है। इसलिए इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग थ्रू इनकम मेथड। नाउ सेकेंड वन, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अब सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है हम उसको भी नहीं इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम पे ही हमने उसको इंक्लूड कर लिया था, तो एक ही चीज़ को हमें 2 बार नहीं इंक्लूड करना है। साथ ही साथ कमीशन या ब्रोकरेज जो भी हमने दिया है उसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रिकॉशन है हमारा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। यदि हमने कोई चीज़ बनाई है सेल्फ कंज्यूम करने के लिए, तो उसका भी हम इनकम मेथड में कैलकुलेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इम्पुटेड रेंट, इंटरेस्ट एंड सैलरी, ओनर सप्लाइड सर्विसेज एंड नो एक्चुअल पेमेंट इन्वॉल्व। जैसे मान लीजिए मैंने अपने लिए खाना बनाया, तो उसके लिए क्या मैं अपने आप को पेमेंट करूंगी? नहीं, तो ये भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। लेकिन मैंने किसी और के लिए खाना बनाया और उसके बदले में उनसे मैं पैसे चार्ज कर रही हूँ, तो वो वहाँ पर नेशनल इनकम में काउंट होगा। लेकिन सेल्फ कंजम्पशन के लिए मैंने खाना बनाया, तो वो हमारा नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय द ओनर। ओनर के द्वारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए वैल्यू सप्लाई किया गया है उसके बारे में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ओनर ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट वर्किंग इन ओन फर्म बट नॉट चार्जिंग हिज ओन वेजेस। यानी कि अगर मेरा खुद का फर्म है तो उस फर्म में मैं भी तो कुछ काम कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कोई भी पेमेंट नहीं ले रही हूँ, मैं कोई भी ना ही अपने आप को कोई भी वेजेस दे रही हूँ, तो यहाँ पर वो भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है? आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द अकाउंटिंग ईयर। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करना होता है। क्लियर है? कंपनसेशन का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर हम 1 बाय 1 करके सब डिटेल में है, एंड इसके बाद एक बार हम कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या क्या चीज़ें हैं जो नेशनल इनकम के लिए कैलकुलेट की जाती हैं? तो सबसे पहला है इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। रॉयल्टी से मिलने वाले इनकम को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। सैलरी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा जो सैलरी उनको मिल रहा है वो भी हम करते हैं काउंट। कमीशन, अगर सेकेंड हैंड गुड का यहाँ पर डीलर है तो वो भी हमको क्या करना होता है? काउंट करना होता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। अलावेंसेज रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं उनको जो अलावेंसेज मिल रहा है वो भी काउंट होता है नेशनल इनकम में। फूड कूपन्स रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये देखो फूड कूपन कब देते हैं हम अपने एम्प्लॉयज़ को? ये एक काइंड में पेमेंट है, मतलब हम सैलरी नहीं दे रहे हैं, सैलरी के अलावा हम कूपन दे रहे हैं, तो वो एक काइंड में पेमेंट कहा जाता है। ठीक है? अब ये क्यों है, रीज़न क्या है कि इनको क्यों इंक्लूड किया जा रहा है? देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर होगा। कमीशन रिसीव्ड बाय अ डीलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि इनकम मेथड में ये एक रिवॉर्ड फॉर सर्विसेज है, तो हम इसको करेंट ईयर में काउंट कर लेंगे। हम सेकेंड हैंड गुड्स पे होने वाले प्रॉफिट को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन कमीशन को इसलिए करेंगे क्योंकि कमीशन में उस पर्सन ने मेहनत तो की है ना उसको बेचने के लिए, तो एज अ रिवॉर्ड हम उसको काउंट करेंगे। क्लियर है? अब कौन कौन से आइटम है जो इंक्लूड नहीं होते हैं? तो गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड क्यों नहीं काउंट होगा? क्योंकि ये ट्रांसफ़र पेमेंट है। सेकेंड है कंपनसेशन पेड टू द हाउस ओनर बाय द गवर्नमेंट ऑन डिमोलिशन ऑफ देयर बिल्डिंग्स, क्योंकि ये नॉन फैक्टर पेमेंट है। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू बाय अ पर्सनल कार,
एज मनी इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पस, मनी जो है कंजम्पशन पर्पस के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हम पर्सनल कार खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, तो ये भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है ओल्ड एज पेंशन, ये भी ट्रांसफर पेमेंट है, तो ये भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शेयर्स, क्योंकि इसमें प्राइस ऑफ शेयर्स बढ़ रहा है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इंटरेस्ट गिवन है, NFIA गिवन है, NFIA देखिएगा माइनस में गिवन है, NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वेजेस हैं, डेप्रिसिएशन है, प्रॉफिट एंड रेंट है। सबसे पहले तो हमको काउंट करना होगा हमारा, और यहाँ पर देखिए यूजिंग द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट GNP एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे नेशनल इनकम नहीं निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले हम NDP एट फैक्टर कॉस्ट, हमने क्या पढ़ा था कि इनकम मेथड से हम जो निकाल रहे हैं वो NDP एट फैक्टर कॉस्ट है। तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा, कंपनसेशन वाला। ठीक, तो कंपनसेशन वाला क्या होगा, कंपनसेशन यहाँ पे ढूंढिए क्या है, तो वेजेस जो है हमारा कंपनसेशन है ना, तो 240 लिख लेंगे। प्लस और क्या था, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में हम क्या करते थे, ऑपरेटिंग सरप्लस में हम इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस में हम और क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट को, रेंट को ऐड करेंगे, यानी रेंट हमारा कितना है 10 है, और प्रॉफिट को ऐड करेंगे यानी 30। तो हमारा टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस जो है 165 हो जाएगा। नेक्स्ट माइस यानी कि मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, ये कहीं है ही नहीं तो 0। तो टोटल हमारा NDP एट फैक्टर कॉस्ट कितना आ गया, 405। नाउ NDP आ गया, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए, देखिए ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमको डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, लेकिन नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करना होगा। तो हमने 50 प्लस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ यहाँ पर GNP पूछ रहा था और मार्केट प्राइस में पूछ रहा था, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हमें NIT को प्लस करना होता है, तो हमने NIT को प्लस कर दिया यहाँ से, तो ये 40 हमारा आ गया। तो दैट मीन्स GDP एट मार्केट प्राइस 495 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, NFIA को प्लस करेंगे तो हमारा GNP आ जाएगा। तो NFIA हमारा ऑलरेडी माइनस में है, इसलिए हमने इसको माइनस किया, देयरफॉर GNP हमारा 490 करोड़ आ रहा है। इसको एक बार अगर हम लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको करने मतलब कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।